आपने तो यार कहते हो एक तरफ तो शांति कर लो, नेगोशिएशन करो, पीस टॉक्स करो, और आप यहाँ हथियार दे रहे हो। तो आपने ये क्या बेवकूफ़ समझ रहे क्या दुनिया को? ट्रम्प पूरी दुनिया भर के देशों पे टैरिफ लगा रहे हैं, और ये रशिया पे नाराजगी की वजह से लगा रहे हैं, पूरी दुनिया पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए कि देखिए हम सबसे पावरफुल हैं। ये इसका टैरिफ का कारण है। एक राष्ट्रपति जो दुनिया के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति हैं, उनको एक छोटा बच्चा भी देखता है तो सोचता होगा इनके बारे में कि कितनी छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। भारत जो इनका सबसे बढ़िया दोस्त था, ऐसी ओछी हरकतें करी हैं कि वो कहते हैं कि जो बाइडेन जो हैं वो जिम्मेदार हैं रूस यूक्रेन युद्ध के लिए। अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये वॉर पहली दफा तो स्टार्ट ही नहीं होती। तो ये दावा वो बार बार कहते हैं, और कम से कम 100 बार से ज्यादा तो मैंने सुना है उनको ये कहते हुए। यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो ऐसे वो इजराइल कह रहा है, ऐसे पाकिस्तान कह रहा है कि भैया पिट गया, मैं और पिटता, तुमने बचा लिया मुझे। तो जब आपने मिनरल डील कर ली, तो जब युद्ध शुरू हुआ था तो वो मिनरल डील की वजह से शुरू हुआ था, और जब अब दोबारा डील कर ली और आप कह रहे हो शांति वार्ता कर लो 4 दिन के बाद, तो क्या वो पुतिन बेवकूफ है? पुतिन क्या इतना इंटेलिजेंट आदमी है, वो इंटेलिजेंस में रहा है, उससे ज़्यादा बुद्धिमान, उससे बड़ा स्टेटसमैन कोई नहीं है इस दुनिया में। अभी रूस ना एक इंस्पेक्टर सैटेलाइट बना रहा है जो दुनिया में सबसे खतरनाक वेपन है, एक तरह से न्यूक्लियर वेपन है, जिसको ऑर्बिट में स्पेस में वो प्लेस कर देगा। इंस्पेक्टर सैटेलाइट नाम रखा। अमेरिका जहां भारत पर रूस के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाता आ रहा है और पूरी दुनिया को टैरिफ के नाम पर रूस के साथ व्यापार ना करने की चेतावनी दे रहा है, वहीं अमेरिका खुद रशिया के साथ फर्टिलाइजर से लेकर केमिकल्स का व्यापार कर रहा है। जहां ट्रंप पूरी दुनिया में युद्ध रुकवाने के दावे करते हैं, तो क्यों अभी तक ट्रंप यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं रुकवा पाए हैं? जहां इलेक्शन के टाइम पे ही जो बाइडेन पर आरोप लगाते थे कि जो बाइडेन ने यूक्रेन को हथियार दिलवाकर रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट करवाया, तो क्यों ट्रंप नाटो के जरिए अब भी यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं और ये युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं? तो जो ये युद्ध पूरी दुनिया में छिड़ रहा है उसको बंद करवाने का दावा करते हैं, शांति की उम्मीद करते हैं, तो ट्रंप ने फिर एक बार टैरिफ वॉर पूरी दुनिया में छेड़ दी है। और इसके बावजूद भी ट्रंप पूरी दुनिया में इतनी वॉर छेड़ने के बाद भी खुद को नोबेल प्राइज देने का दावा करते हैं, खुद को नोबेल प्राइज देना चाहते हैं। तो क्या सच्चाई है पूरी दुनिया में इस जो वॉर रुकवाने के ट्रंप दावे करते हैं उसमें, और क्या हकीकत है ये डबल स्टैंडर्ड्स जो बातें करते हैं ट्रंप? आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं नेशनल डिफेंस के संपादक शैलेश कुमार जी। जी, बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट चूज़ किया आपने, क्योंकि अगर आप देखें कि जो राष्ट्रपति इस इलेक्शन कैंपेन, इस इलेक्शन प्रेमाइस पे आया कि पहले दिन प्रेसिडेंसी के ऑफिस अज्यूम करने के बाद वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। आज आप देखिए 20 जनवरी से लेकर आज 6 अगस्त है और युद्ध अभी भी जारी है, और युद्ध इस लेवल पे जारी है कि अब अमेरिका इतने हथियार यूक्रेन तक पहुंचा रहा है कि रूस को पीछे हटना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ट्रंप का पहला दावा वही फेल हो जाता है, यानी कि उनकी मंशा कुछ और है, कर वो कुछ और रहे हैं और दुनिया को जता कुछ और रहे हैं। हकीकत ये है, जब वो दावा करते हैं कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवाई, उन्होंने थाईलैंड कंबोडिया वॉर रुकवाई, उन्होंने बोस्निया सर्बिया वॉर रुकवाई, उन्होंने रवांडा DRC वॉर रुकवाई, या उन्होंने इजिप्ट इथोपिया वॉर रुकवाई, या उन्होंने ईरान इराक वॉर रुकवाई, अभी उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवाने का भी दावा किया, फिर से दावा कर दिया उन्होंने। तो ये इन दावों के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत ये है इसके उलट अगर आप देखें तमन्ना, कि ये वॉर जो हैं कहीं ना कहीं या तो अमेरिका ने शुरू करवाई या फिर अमेरिका ने आग में घी डालने का काम किया है। ईदर दीज वॉर वर स्टार्टेड बाय USA और फ्यूल्ड बाय USA। तो कैसे, मैं आपके उसके बारे में चर्चा करूंगा, पर चूंकि यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो रही है और वो बार बार भारत को कह रहे हैं कि अगर आप रूस से तेल लोगे, आयात करोगे, तो फिर हम आप पे और टैरिफ लगाएंगे। 25% का टैरिफ ही काफ़ी नहीं है। तो अब इसके पीछे वजह क्या है? और आज ट्रंप
से जब इसी बारे में बात की गई कि जब आप पूरी दुनिया में इसकी चेतावनी दे रहे हैं, भारत को मना करते हैं रूस के साथ, तो ट्रम्प कहते हैं कि जो वो व्यापार रूस के साथ कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये देखिए बहुत बड़ी बात आपने पकड़ी है कि जब प्रेस रिपोर्टर उनसे जी। पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि भारत की सरकार ने कहा है, विदेश मंत्रालय ने, कि आप हमें तो कह रहे हैं भारत को कि आप रूस से तेल मत लीजिए, जबकि भारत की तो ज़रूरतें हैं। भारत का इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, 140 करोड़ लोगों के लिए ईंधन चाहिए, लेकिन आप तो अमेरिका हैं, आपको तो यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए। फिर आप रूस से क्यों तेल आयात कर रहे हैं या बाकी चीज़ें आयात कर रहे हैं? इसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड भी है, उसमें पैलेडियम भी है, उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी हैं। फर्टिलाइजर्स हैं, मिनरल्स हैं, तो आप वो क्यों आयात कर रहे हैं? तो उनको कहते हैं अरे हमें इसकी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी करके आपको बताऊंगा। तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और आपके देश में क्या हो रहा है, क्या इसकी जानकारी आपको नहीं है? जी। आपको डर इस बात का है कि अब भारत की सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने आपको एक्सपोज कर दिया। वो कहते हैं, उन्होंने पूरे आंकड़े दिए और उसके बाद नेशनल डिफेंस ने, अगर इंग्लिश वाला हमारा चैनल देखें तो हमने डिटेल में आंकड़े दिए हैं कि कब कब कैसे कैसे कितना कितना ट्रेड हुआ। अमेरिका से ज़्यादा तो यूरोपियन यूनियन ने किया है, तेल भी खरीदा है, फॉसिल फ्यूल भी खरीदे हैं, मिनरल्स उसके खरीदे अलावा हैं। मिनरल्स खरीदे हैं। तो आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं जी, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि वॉर शुरू होने के 24 फरवरी 2022 से फुल ट्रम्प तो स्केल वॉर हमेशा शुरू हो गई, लेकिन आपने तो उस वॉर के, ये नहीं कि कुछ महीनों के बाद ही बंद किया, आपने तो पहले साल भी लिया, दूसरे साल भी व्यापार किया, तीसरे साल भी व्यापार कर रहे हैं। तो ये तो आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपने पूछा उसमें मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको कि रूस यूक्रेन अभी तक क्यों नहीं युद्ध रुका। लेकिन ट्रम्प तो हमेशा जो बाइडेन पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट करवाया, उनकी वजह से स्टार्ट हुआ, और वो रुकवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो बाइडेन जो हैं वो जिम्मेदार हैं रूस यूक्रेन युद्ध के लिए। अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये वॉर पहले दफ़ा तो स्टार्ट ही नहीं होती। जी। तो ये दावा वो बार बार कहते हैं और कम से कम 100 बार से ज़्यादा तो मैंने सुना है उनको ये कहते हुए। मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ और 100 बार से ज़्यादा अगर मैं सुन रहा हूँ तो अमेरिकी बेचारे तो पक गए होंगे उनके कान सुनते सुनते कि अरे मैं होता प्रेसिडेंट तो ये वॉर होती ही नहीं। बेचारे यूक्रेनियन तो रोज़ अपना माथा पीटते होंगे कि यार हमने यूक्रेन का इनको प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। अमेरिका का तो छोड़िए, यूक्रेन का होते तो 100% वॉर नहीं होती। बेचारे वो तो तिल तिल करके मर रहे हैं रोज़, है ना। कितने सारे हमारे यूक्रेन भाई जो है वो रोज़ सफ़र कर रहे हैं इस वॉर की वजह से। कितने सारे शहीद हो गए, रूसी नागरिक शहीद हो गए, रूसी सैनिक शहीद हो गए। तो अब यहाँ पे ये जो बाइडेन पे डालना ये बहुत ही क्या कहता हूँ ओछापन है। क्योंकि आप कहते हो जो बाइडेन ने मिलिट्री इक्विपमेंट दिए, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, आपकी डीएनआई जो हैं डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गवाड़, वो तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपका चिल्ला चिल्ला के आपकी मदद कर रही थी, ये कहते हुए कि अरे ये तो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। हिलेरी क्लिंटन और पता नहीं कमला हैरिस, उनके खिलाफ इन्होंने बहुत कैंपेन किया, कहा कि आपने जो है यूक्रेन वॉर चालू करा दी, फ्यूल किया, आपकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बेनिफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहे हो। ना देते और ना कभी वॉर होती या वॉर चलती नहीं इतनी लंबी। पर आपने क्या किया, आपने तो अभी आप देखिए एयर डिफेंस सिस्टम मांगा आपने, मिनरल डील कर ली यूक्रेन के साथ, उसके बाद में यूक्रेन ने कहा हमें एयर डिफेंस चाहिए, तो बोलते हैं ठीक है भाई अब रूस हमसे कहेगा, आपने डायरेक्ट दे दिए। तो क्या किया उन्होंने, नेटो कंट्रीज़ को दे दिया जी आप ले लो, आप उनको पहुंचा देना। और यूरोपियन यूनियन को कह दिया उनके कंट्रीज़ को कि भाई आप ले लीजिए, आप यूक्रेन के पड़ोसी हैं आप उनको दे दो। अब मैं डायरेक्ट दूंगा तो रूस कहेगा अरे आपने तो यार कहते हो एक तरफ तो शांति कर लो, शांति कर लो, नेगोशिएशन करो, पीस टॉक्स करो, और आप यहाँ हथियार दे रहे हो। तो आपने क्या बेवकूफ़ समझ रखा है दुनिया को? क्या रूसी बिल्कुल उनमें दिमाग नहीं है? रूसी बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपसे स्पेस वॉर में, कोल्ड वॉर में सबसे आगे थे। और रूसी इतने पावरफुल हैं कि आप कहीं स्टैंड नहीं करते। आपसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली उन्होंने। तो बेवकूफ़ समझ रखा है कि आपके जो बाइडेन की पॉलिसी थी, आज आप उन्हीं पॉलिसीज़ को आगे बढ़ा रहे हो। और जो बाइडेन को कहते हो कि अरे वो तो मैं होता प्रेसिडेंट तो वो ही वॉज द फुलिश प्रेसिडेंट, ऐसे ऐसे शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिसे कहते हैं कितना ओछी हरकतें हैं। एक राष्ट्रपति जो दुनिया के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति हैं, उनको एक छोटा बच्चा भी देखता है तो सोचता होगा इनके बारे में कि कितनी
छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। भारत जो इनका सबसे बढ़िया दोस्त था, ऐसी ओछी हरकतें करी हैं कि टैरिफ वॉर। आप भारत की बात कर रहे हैं तो जैसे रशिया के साथ किया उन्होंने, ऐसी भारत पाकिस्तान के साथ भी, जहां एक तरफ वो पहलगाम हमले पे दुख जताते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हैं, उसको IFC के जरिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं, IMF के जरिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं, वर्ल्ड बैंक के जरिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक तरफ तो मतलब वो अपनी दोस्ती दिखाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। तो ये क्या है, बीच में वॉर करवाना, फिर ये डबल स्टैंडर्ड दिखाना। तो अब बिल्कुल आपने सही पकड़ा है कि ये भारत पाकिस्तान, अगर आप देखें जितनी भी वॉर हुई हैं अभी तक, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने शुरू कराई हैं, लेकिन ये बात सही है कि जब यूनाइटेड नेशंस में मामला गया तो उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। जब मिलिट्री एड की बात आई तो उन्होंने पाकिस्तान को F-16 जैसे बिल्कुल अत्याधुनिक लड़ाकू विमान दिए। तो और जो भारत का एयर इम्बैलेंस था, जो एयर डोमिनेंस था, वो उसको आपने डिसबैलेंस किया। तो आपने तो बहुत ही रीजन को पूरा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश शुरुआत से ही की है। और उसके अलावा आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं। कहने को कि अफगानिस्तान में जिहाद छिड़ी हुई है, आप रूसियों को कंटेन करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को F-16 दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं। लेकिन आप खुद देखिए पाकिस्तान उन F-16 का इस्तेमाल कहाँ अफगानिस्तान में किया उन्होंने। वो सारे F-16 का इस्तेमाल भारत के साथ जब जब युद्ध हुआ है तब किया। और लेटेस्ट आप देख लीजिए, जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो उन्होंने F-16 का इस्तेमाल किया। अभी ऑपरेशन सिंदूर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने उसामा बिन लादेन, अगर पाकिस्तान आपका इतना सच्चा हितैषी था तो आपके 9/11 हमला करने वाला मुख्य आरोपी उसामा बिन लादेन इतने सालों तक पाकिस्तान में कैसे छुपा रहा। सही। अबेटाबाद में आपने हेलीकॉप्टर भेज के नेवी सील्स और उन सब लोगों ने ऑपरेशन किया। तो ये क्या, ये आप मतलब या तो आपको समझ नहीं है, और अगर समझ है तो आपकी आंखों पे पर्दा डाल दिया है। अब ऐसा क्या पाकिस्तान कर रहा है? आप कहते हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वॉर रुकवाई, वो वॉर नहीं रुकवाई। आपकी खुद की फैमिली को क्रिप्टो करेंसी की डील में कुछ फ़ायदा वहाँ पहुँचा, फिर वो मिनरल डील्स आप करना चाहते हो। भारत के साथ तो मिनरल डील आपकी ऑलरेडी एक चल रही है 7 साल के लिए। वो मिनरल डील्स में आपको लगता है कि वो इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप पाकिस्तान को निचोड़ना चाहते हो। और पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत, आपने उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिलवा दिया जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और आप उनका लोन सेंक्शन करा दे रहे हो। तो आपकी मंशा तो एकदम जग जाहिर है कि आप ये वॉर रुकवाना नहीं चाहते हो। और आप एक तरफ दावा कर रहे हो कि ये वॉर हमने रुकवा दी, सीज फायर हमने करा दिया। अरे आपने नहीं कराया, आपने तो उसको फ्यूल किया। IMF से लोन दिला के पाकिस्तान को वो पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रहा है? वो तो लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा है ना। वो कोई वहाँ पे कोई शांति प्रयासों के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट को दुरुस्त करने के लिए, ये सब उसके लिए थोड़े ना कर रहा है। वो तो भारत के खिलाफ हथियार खरीद रहा है, और आप ही से खरीदेगा या अपने दोस्त चीन से खरीदेगा। तो आप इतनी समझ नहीं है आपको कि आप इंडो पैसिफिक में भारत आपका पार्टनर है, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हो। अभी जब पहलगाम हमले को कंडेम करते हो, लेकिन वहाँ क्या पाकिस्तान को कहते हो जी ये वॉर हमने रुकवाई, और उनसे आप नोबेल पीस प्राइज़ लेना चाहते हो। तो ये तो आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो, और आपको ये समझ नहीं है कि आपका सच्चा हितैषी कौन है, दोस्त कौन है मौजूदा परिस्थिति में। हो सकता है 20 साल पहले के हालात दूसरे हों, और पिछले 1 दशक में जो आपके और भारत के रिश्ते थे वो तो सब आपने कूड़ा कर दिए। दोस्तों से ही जंग कर रहे हो आप, तो कहाँ रुकवा रहे हो जंग? आप तो जंग कर रहे हो ना। और ये जो ट्रम्प पूरी दुनिया भर के देशों पे टैरिफ लगा रहे हैं, और ये रशिया पे नाराज़गी की वजह से लगा रहे हैं, या पूरी दुनिया पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए कि देखिए हम सबसे पावरफुल हैं, ये इसका टैरिफ का कारण है? देखिए टैरिफ का कारण रूस पे अगर टैरिफ वॉर छेड़ते, तो पहले तो रूस के साथ में अभी ट्रेड बहुत कम है अभी यूनाइटेड स्टेट्स का। शुरुआती 2 सालों में तो बहुत ज़्यादा रहा, पर अभी भी वो ख़रीद तो रही हैं। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, पैलेडियम है, मिनरल्स हैं, और भी क्रिटिकल आइटम्स ख़रीद रहे हैं वो, और बेच रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है। हालांकि वो काफ़ी बड़ा डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वो टैरिफ का इस्तेमाल करते, आप कहते हैं कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो रूस की इकॉनमी मजबूत होगी, तो आप
ये सैंक्शंस लगाना चाहते हैं, आप टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं अलग अलग देशों पे कि भाई चाहे वो चीन हो, ईरान हो या नॉर्थ कोरिया हो या दूसरे और देश हैं, उनकी तो बात समझ में आती है। पर अब तो आप जो आपके सच्चे हितैषी भारत जैसे देश हैं जिनका रूस यूक्रेन युद्ध से कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं है, आप उनको भी घसीट रहे हो। आप ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको टैरिफ लगा रहे हो और ये कह के लगा रहे हो कि नहीं नहीं, अरे रूस की इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी, वो लड़ाई लड़ता रहेगा, कमज़ोर होगी। तो आप सबसे पहले तो आप ख़रीदना बंद कर दीजिए। यूरोपियन यूनियन क्यों ख़रीद रही है, उनको ये सोचना चाहिए। पिछले 3 सालों में इतना उनके थिंक टैंक में वो अरबों डॉलर लगा रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। आपने पूरा सेंटर बना रखा है, आई थिंक फिनलैंड में या डेनमार्क में कहीं एक सेंटर उन्होंने बनाया है जो यही रिसर्च करता है। और जाने कितने सारे इंस्टीट्यूशन थिंक टैंक्स आपके लिए काम कर रहे हैं। क्या वो सब आप उनको ये समझ ही नहीं थी कि अरे भाई सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन को और आपको करना चाहिए। और किसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया? आपने पैसा कमाया। रूस से तेल बंद करा दिया। अब आप कहते हैं यूरोप से कि भाई आप हमसे तेल लीजिए। आप खुद दावा करते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 मैंने बंद करा दी जी। लोग ये समझ बैठे, कंट्रोवर्सी हो गई कि चलो भाई नॉर्ड स्ट्रीम 1 में विस्फोट हुआ, नॉर्ड स्ट्रीम 2 की पाइपलाइन ए ब्लास्ट हो गई। तो लेकिन पाइपलाइन बी में आपने सैंक्शन लगाए, सैंक्शंस की वजह से हुई। आपने कोई विस्फोट कराया नहीं कराया, ये तो अभी तक सस्पेंस है। क्योंकि जो यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस का एक सोल्जर अरेस्ट हुआ वो जर्मनी में, तो जर्मन अथॉरिटीज़ ने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन यूक्रेन साफ कह गया, मुकर गया कि हमारे पास तो ये कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, हमारे बंदे ने ये किया ही नहीं है, तो किसी और ने किया। लोग आप पे शक करते हैं, लेकिन शक चलिए रशियन कुछ शक करें, कोई दुनिया को शक करें, पर यह मानते हैं कि आपने कहा कि हमने नॉर्ड स्ट्रीम 2 की बी पाइपलाइन हमने बंद करा दी। चलिए बंद हो गई क्योंकि आपने सैंक्शन लगा दिए कि वो कंपनियां जो हैं वो उस काम को आगे ना बढ़ा पाएँ। आपने पैसा नहीं होगा तो कंपनियां बढ़ा नहीं पाएंगी, चलिए मान लिया। लेकिन उसके एवज में क्या हुआ भाई? हर यूरोपियन कंट्री जो रशिया से ऑयल ले रहा था, एलएनजी ले रहा था, वो सब अब यूनाइटेड स्टेट से ले रहा है। तो कैसा किसको मिला? अमेरिका को मिला। हथियार आपको, चाहे आप जर्मनी को हथियार दे रहे हैं, चाहे बाकी नाटो कंट्रीज़ को दे रहे हैं, या डायरेक्ट यूक्रेन को दे रहे हैं, तो वो पैसा किसको जा रहा है? वो पैसा तो आपके ट्रेजरी में आ रहा है ना। तो वो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? क्या रूस को फ़ायदा हो रहा है? रूस को तो फ़ायदा नहीं हो रहा। आप खुद कहते हैं मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैव डाइड इन दिस वॉर। भाई अगर आप कहते हैं लाखों सोल्जर्स मारे गए रूस के, तो उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? रूस की इकॉनमी आप कहते हैं हमने बर्बाद कर दी। सच बात है भाई, आप कितने सैंक्शंस आपने लगा दिए। आप भारत जैसे जो रूस का सबसे बड़ा दोस्त है और हमेशा ऑल वेदर फ्रेंड है रूस हमारा, उसके साथ व्यापार नहीं करने देते। अरे क्यों नहीं करने देंगे? हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम किसी के साथ भी व्यापार करें। आप होते कौन है? दूसरी बात, अगर आपने ये कह के लगाया तो आपको तो सारा फ़ायदा हो रहा है ना भाई। भारत पे लगा दिया आपने, दूसरों को मना कर रहे हैं, पर सारा का सारा फ़ायदा तो आप उठा रहे हैं। ये सारा पैसा आपको जा रहा है। तो रूस को तो फ़ायदा नहीं हुआ ना, रूस की तो इकॉनमी बर्बाद हो गई। अब यूक्रेन को क्या फ़ायदा हुआ? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आप कहेंगे क्या यूक्रेन को फ़ायदा हुआ? वो तो बेचारे मरे जा रहे हैं। उनको तो उनके सबसे ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए, उनके सिटीज़ उनके डिसमेंटल हो गए, बिल्कुल कचरा रबल बन गए। सिटीज़ वर बीन बरीड इन दिस वॉर अंडर द रबल। तो अब वो मिसाइल इतनी दागी, ड्रोन्स इतने अटैक हुए, तो मिलिट्री उनकी ध्वस्त हो गई, सोल्जर्स मारे गए, इकॉनमी चली गई, बेचारा कर्जदार और हो गया। आप खुद कहते हो, जब ओवल ऑफिस में जेलेंस्की साहब गए, आप कहते हो $500 बिलियन देने पड़ेंगे जी, कम करके $360 बिलियन कर दिए। 360, बेचारा वो डर के मारे मिनरल डील ही नहीं कर पाया, और वो आपने उसको बेइज्जत करके एक टीवी ड्रामा करके उसको वहाँ से भगाया। बाद में आपने उसी जेलेंस्की के साथ में मिनरल डील कर ली। तो ये आप सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हो, आप कोई सच्चाई के साथ में नहीं कर रहे हो। आप यूक्रेन को फ़ायदा नहीं हुआ, फिर फ़ायदा किसको? हर तरह से आपको फ़ायदा हुआ जी, है ना। ड्रोन आपके बिक रहे हैं, मिसाइलें आपकी बिक रही हैं, आर्टिलरी आपकी बिक रही है, टैंक्स आपके बिक रहे हैं, मिसाइल आपके बिक रहे हैं, ऑयल आपका बिक रहा है, एलएनजी आपकी बिक रही है। तो आप क्या कर रहे हो? आप बस कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठा रहे हो। आप क्या कर रहे हो जी? यूक्रेन हो, DRC हो, या कोई भी और दूसरा कंट्री, उनसे आप मिनरल डील कर रहे हो, क्योंकि आपको रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए। रेयर अर्थ मेटल्स क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आपको जितनी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो मिसाइलों में लगें, चाहे एयरक्राफ्ट में लगें, और अभी आपको इतने स्पेस के प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं, कल को मार्स पे मिशन जाएगा, उन सब के लिए आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए।
तो रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, रेयर अर्थ मटीरियल जो हैं, उनके लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, तो सब देशों को लड़वा रहे हो। डीआरसी कांगो से भी आप रेयर अर्थ डील कर रहे हो, यूक्रेन के साथ भी कर रहे हो। और आपको मैं बता दूं, ये सबसे बड़ी रहस्य की बात, ये जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई है ना, ये सिर्फ मिनरल डील की वजह से अमेरिका ने शुरू कराई है। तो वही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ये जो यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या कारण है कि रशिया और यूक्रेन का वो वॉर रुकवाना नहीं चाहते हैं? क्यों स्टार्ट करवाई और ये रुकवाना नहीं चाहते हैं? भाई अगर आप देखें, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है जो हम, द बिगेस्ट मिस्ट्री वी आर गोइंग टू डिकोड हियर इन दिस शो, जो आज तक लोगों को पता नहीं। हालांकि मैं अपने इंग्लिश चैनल में ये बात कह चुका हूँ, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री जो हम हिंदी में आज बात करने वाले हैं। और हमारे हिंदुस्तान के सभी दोस्तों को हम ये कहानी सुनाना चाहते हैं कि आखिर रूस यूक्रेन की वॉर रुकवाना क्या अमेरिका का एंड गेम है, मकसद है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आप खुद सोच के देखिए कि जब 21 फरवरी 2022 जो बाइडेन साहब थे, ट्रंप नहीं थे उस समय राष्ट्रपति, 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 21 फरवरी 2022 को यूक्रेन के साथ मिनरल डील करी, और उसके अगले दिन रूस ने ऐलान कर दिया 22 फरवरी 2022 को कि हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे यूक्रेन के खिलाफ। डोनेस्क, लुहांस्क को उन्होंने मान्यता दे दी, उनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली, और अपने ट्रूप्स जो हैं मोबिलाइज करने शुरू कर दिए। 2 दिन बाद 24 फरवरी 2022 को फुल स्केल वॉर शुरू हो गई। अब आप देखिए कि कहानी क्या है। मैं सीधे इन 3 सालों में क्या हुआ उस पर नहीं जाता हूँ। रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कराने की बात करके, शांति कराने की बात करके आपने दोनों को राजी कर लिया। भाई दुनिया ने बड़ी तारीफ करी, अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ट्रंप साहब, आप पहले दिन ही रुकवा पाए, चलिए अभी राजी तो किया इनको। और जून में इस्तांबुल में, टर्की में दोनों देशों की मीटिंग होनी थी, लेकिन अचानक हमला हो गया रूस पे। 40-45 बड़े बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट, एवैक्स, बॉम्बर्स, पूरा बॉम्बर कैरियर फ्लीट उनका बर्बाद कर दिया, जो कि न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर फ्लीट था। यूक्रेन ने ऐसा रूस के अंदर जाके ऑपरेशन किया, पहले से तैयारी की थी, लेकिन बट दे डिड इट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उससे पहले आपने यूक्रेन के साथ मिनरल डील करी, इस ऑपरेशन से कुछ दिन पहले। वो डील जो आपने जेलेंस्की जब ओवल ऑफिस गए और उनको बेइज्जत करके भगा दिया, क्योंकि तब वो राजी नहीं थे, पर आपने प्रेशर डाला कि देखो भैया अगर तुम ये नहीं करोगे डील तो ये $360 बिलियन जो है ना ये तुम्हें देने पड़ेंगे। ये कहाँ से लाएगा बेचारा जेलेंस्की? वो तो बुरे हालत में हो जाएगा, पैंट उतर जाएगी उसकी। तो वो क्या करेगा, मरता ना क्या करता, डील तो करनी है, ये तो फायदा होगा, हमारे को भी रिकंस्ट्रक्शन भी करना है यूक्रेन का, वॉर एक ना एक दिन तो रोकनी पड़ेगी। जो एरिया गया, अगर मैं अमेरिका के मेरे साथ नहीं होगा तो वो एरिया कभी मुझे मिलेगा नहीं, अगर मैं अमेरिका के साथ हुआ तो हो सकता है कि कल को हमारे को ये एरिया मिल जाए। जब पीस टॉक्स होंगी, एग्रीमेंट्स होंगे, तो नेगोशिएशंस होंगी, तो अमेरिका कई देशों को दबाव डाल के कहेगा यार ये लुहांस और डोनेस्क जो रीजन है जो पुतिन ने ले लिए हैं, रूस ने ले लिए हैं, वो इनको वापस दिलवा देते हैं। तो फिर वो जो मिनरल आप एक्सट्रैक्ट करते सिर्फ यूक्रेन में, वो अब आप वहाँ पे भी करोगे। इसीलिए अगर आप देखें तो जब ये मिनरल डील नहीं हुई यूक्रेन की, और वो तो प्रिलिमिनरी डील थी जो बाइडेन के समय हुई, पर मेन डील तो अभी हुई है ना जी। तो उससे पहले जब यूक्रेन और अमेरिका की मिनरल डील नहीं हुई थी, तो उससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने, रूस ने उनको कहा कि आप हमारे साथ समझौता कर लो, हमसे डील कर लो। ये लुहांस्क और डोनेस्क जो रीजन है जो हमारे कब्जे में है, मतलब उन्होंने स्वतंत्र देश बन गए एक तरह से, उन्होंने तो एक स्वतंत्रता दे दी उनको कि भाई उन्हीं के लोग हैं, रशियन स्पीकिंग लोग हैं, उनका कल्चर रशियन है मैक्सिमम, इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। रूट कॉज है वॉर का वो कहते हैं, क्योंकि रूस अपनी संस्कृति और उसके लिए बहुत ज़्यादा मरते हैं वो लोग, लड़ते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा हमसे कर लो, तो वो डील नहीं की उनसे और यूक्रेन के साथ कर ली। तो जब आपने मिनरल डील कर ली, तो जब युद्ध शुरू हुआ था
तो वो मिनरल डील के वजह से शुरू हुआ था। और जब अब दोबारा डील कर ली और आप कह रहे हो शांति वार्ता कर लो 4 दिन के बाद, तो क्या वो पुतिन बेवकूफ़ है? पुतिन क्या इतना इंटेलिजेंट आदमी है, वो इंटेलिजेंस में रहा है, उससे ज़्यादा बुद्धिमान, उससे बड़ा स्टेट्समैन कोई नहीं है इस दुनिया में, इतना ज़बरदस्त लीडर है। तो वो क्या बेवकूफ़ तुम्हारी बातें ऐसे ही समझ लेगा कि अरे तुमने कह दिया, पर राष्ट्रपति हो, तुम कह रहे हो दोस्तों पर काम करो, मतलब बगल में छुरी और खंजर लेके घूम रहे हो तुम, और घूमने के लिए, और दोस्ती की बात कर रहे हो। तो ऐसा मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये चलता नहीं है। ये पुतिन है, पुतिन अंडरस्टैंड्स, एंड उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी बहुत बड़ी है, और क्रेमलिन को पता है कि आपके अमेरिका में क्या हो रहा है, तो आपकी मंशा उनको सब पता है। तो केजीबी ने बता दिया पुतिन को ये तो बेवकूफ़ी कर रहा है, ये तो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहा है। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा अरे अभी लो, ये वॉर थोड़ी ना रुकने वाली। फिर उन्हें धड़ाम 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 यूक्रेन में ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, लो हो गया शुरू। तो तुमने अगर अटैक कराया तो उन्होंने पूरा फुल स्केल कर दिया। तो अब आपको पता है कि ये मिनरल डील की वजह से हुई, क्योंकि पुतिन को समझ में आ गया कि आप मिनरल, और आपकी मंशा बहुत जाहिर है। लेकिन इसमें क्या जो यूएस को हाइपरसोनिक मिसाइल जो बनाई थी उसका भी कोई कारण लगता है, जो रशिया ने अनाउंसमेंट की थी 2000? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, पर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मिनरल डील जो है कहीं ना कहीं अकेली वजह नहीं है भाई। हर तरह से वो अमेरिका रूस को कंटेन करना चाहता है। तो अब 2017 में और फिर 2019 में तो एकदम क्लियर हो गया कि भाई पुतिन ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हमने हाइपरसोनिक वेपन बना लिया है, और वो किंजाल और ओरेशनिक और ये सब मिसाइलें दुनिया भर के सामने आ गई। 6 हाइपरसोनिक वेपन पुतिन ने इनॉग्रेट किए, दुनिया को दिखाया अपनी पावर। तो आपके पास वो 6 हाइपरसोनिक वेपन नहीं है, आपके पास हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर नहीं है। आप कहते हो हमारे पास पैट्रियट नाम का एक दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे कारगर, सबसे केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको आप अपने दोस्तों को देते हो, बेचते हो बेसिकली। आप देते तो ऐसे थोड़े ना देते हो, आप तो पैसा लेके देते हो, सौदा करते हो आप। तो आपने कहा कि भाई हमारे पास तो सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है। तो जब पुतिन ने ये हाइपरसोनिक वेपन सबके सामने शोकेस किए, तब आपको एहसास हुआ अरे रशिया तो बहुत बड़ी पावर है, हमारे पास तो एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है हाइपरसोनिक के लिए। कैसे अगर हम पे कल को युद्ध हो गया रशिया के साथ में हमारा, तो रूस तो हमारी बैंड बजा देगा, क्योंकि आपके पास इंटरसेप्टर्स ही नहीं है। आपका फिर इंटरसेप्टर होना, वो टेक्नोलॉजी होना, आपके पास तो हाइपरसोनिक खुद की मिसाइल भी नहीं थी तब। तो अब जाके पहली बार टैलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो अब ये अमेरिका अपना वो हाइपरसोनिक वेपन वहाँ दिखा रहा है। तो अब देखिए, जब कोल्ड वॉर हुई उससे पहले की परिस्थिति समझिए, बहुत शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि कोल्ड वॉर में पहले रशिया स्पेस वॉर में बहुत आगे था। यूरी गगारिन का बहुत ही पहला व्यक्ति था दुनिया का जो स्पेस में गया, दुनिया पृथ्वी को स्पेस से देखा, चक्कर लगाया, यूरी गगारिन। और वो बहुत ही रहस्यमयी परिस्थिति में एयर क्रैश में मारा गया, क्योंकि वो रूस का एक सिंबल था। और उसके बाद आप स्पेस रेस में आगे हो गए, कोल्ड वॉर का ज़माना था, और आप अपोलो 11 पहुंचा, मून पे पहली लैंडिंग की। फिर आपके और रूस के बीच में संबंध भी बढ़े, कॉपरेशन हुआ, स्पेस में भी कॉपरेशन हुआ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी कॉपरेशन हुआ, यहाँ तक कि मार्स मिशन के लिए भी कॉपरेशन हुआ। लेकिन अब जब आपने लीड ले ली, तो फिर आपने रशिया को दरकिनार करना शुरू कर दिया। हैरी एस ट्रूमन की जो 33rd प्रेसिडेंट थे, उनकी जो पॉलिसी थी कि टू कंटेन रशिया, कम्युनिस्ट को कैसे कंटेन करें, तो वो पॉलिसी आपने फिर फॉलो करना शुरू कर दी। और आपने रूस को ये कह के कि भाई हमें इनको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे तो पर प्रॉब्लम होगी, तो आपने उनको कंटेन करना शुरू कर दिया। और जब रूस यूरोपियन यूनियन के साथ में स्पेस प्रोग्राम में काफ़ी आगे बढ़ गया, तो आपको लगा अरे आपका तो यूरोप में इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। जब यूरोप में इन्फ्लुएंस कम होगा, जाहिर सी बात है नेटो कंट्रीज़ में भी कम होगा। तो आपने देखा कि भाई कौन सबसे ऐसा देश है जिसको हम रूस से लड़ा सकते हैं। तो आपने देखा कि भाई अरे यूक्रेन बहुत बढ़िया है, क्योंकि यूक्रेन में तो आपने ज्योग्राफिकल सर्वे करा लिए थे जी। यूरोपियन यूनियन को भी क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत थी, तो नेटो कंट्रीज़ के भी सर्वे हुए, नेटो के भी सर्वे हुए, और अमेरिका के भी ज्योग्राफिकल सर्वे हुए, और आपको 100% पता लग गया कि यूक्रेन में ज़बरदस्त रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं और उस जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आपने कहा यार यूक्रेन को जो है इसको फंसाते हैं, इसको लड़वाते हैं। ये तो पुराना भाई यूक्रेन रूस का ही तो पार्ट था,
आपने पहले यूएसएसआर का ब्रेकडाउन कराया, जो जब डब्ल्यूएसओ था, जो नाटो का एंटाई था, राइबल था, उसका सत्यानाश करके उसको बंद करा दिया। तो उनका मिलिट्री अलायंस ख़त्म हो गया कम्युनिस्ट का। चीन को आपने दोनों तरह से इस्तेमाल किया और चीन ने भी अपना इस्तेमाल होने दिया, क्योंकि कोल्ड वॉर में उनको देखा कि हमें अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ानी है, तो दोनों तरफ से कम्युनिस्ट रशिया को आप कम्युनिस्ट देश से ही लड़वा के उनका इन्फ्लुएंस कम कर रहे थे और आप खुद अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे। तो चीन को लगा हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, उन्होंने भी आपका खूब इस्तेमाल किया। और हकीकत यह है कि WTO में जब वो मेंबर बनवा दिया आपने उनको, तो रशिया से भी बड़ी इनकी इकोनॉमी बन गई और चीन ने अपने संबंध रूस से भी सुधार लिए। तो जब आपने देखा कि यूक्रेन में मिनरल्स बहुत हैं, तो आपने यूक्रेन में बढ़ाने के लिए आपकी डीप स्टेट ने उनकी पूरे सिविल स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी कर लिया और देखा यार यहाँ तो इतने इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रो रशियंस हैं उनको हम ख़त्म करेंगे और जो प्रो वेस्टर्न है उनको हम लेके आएंगे, तो इससे बवाद पैदा होगा। तो वहाँ पे ये 2 बार हुआ, 2013 में हुआ, जो यानुकोविच थे जो प्रो रशियन थे, आपने वहाँ पे क्रांति के सिविल वॉर करा दी और पुलिस वहाँ से गायब हो गई, उनके पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया। यानुकोविच ने कहा ये गलत वोटिंग हुई है, मेरे खिलाफ बोल दिया इन्होंने और 360 में से मेरे को 0 मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो पूरी तरह से रिग्ड है। तो वो बेचारे क्या करते, मरते ना करते। उसके बाद रूस ने हस्तक्षेप करना पड़ा और रूस ने, क्योंकि वहाँ पे रशियंस हैं, लुहांस्क दोनेस्क रीजन में वो सब रशियंस हैं, वहाँ पे रशियन स्पीकिंग लोग हैं, वो कहते हैं जी आप इनको इनके स्कूलों में इनकी भाषा नहीं पढ़ने देते, आप इनको ऑर्थोडॉक्स चर्च नहीं जाने देते। तो ऐसा करके वो उन्होंने तो लड़ाई लड़ ली, जर्मनी से, हिटलर से लड़ाई लड़ ली। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 इसीलिए शुरू हुई, जो पोलैंड के साथ में शुरू में रशिया था और हिटलर के साथ में पोलैंड के इन्वेजन पे उन्होंने अपनी सेनाएं भेज दी। लेकिन जब उनको लगा अरे हिटलर तो एक्सपैंड कर रहा है और हिटलर तो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, तो वो रूस से फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो आप पोलैंड में जो बेलारूसियन है और यूक्रेनियन है, उनके लिए उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ ली रशियंस ने, क्योंकि उनको अपनी संस्कृति अपनी भाषा से बहुत प्यार है। जो विश्व युद्ध लड़ सकता है वो देश, क्या वो यूक्रेन से नहीं लड़ सकता? क्योंकि उनको पता है ये नाटो कंट्रीज बार बार हमें वो कर रहे हैं। तो आपने तो अपनी डीप स्टेट को इतना इस्तेमाल किया कि यूक्रेनियन में डिवीज़न पैदा कर दी और हमें रशियंस के खिलाफ पूरा आपने माहौल बना दिया। तो मजबूरी में उन्होंने क्रीमिया एनेक्स किया और उसके बाद में इस रीजन को जब इतना ज़्यादा यहाँ पे आप अपना इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो फिर उनको मजबूरन ये ऑपरेशन करना पड़ा। और क्योंकि उससे उनकी सिक्योरिटी खतरे में थी। नाटो कंट्रीज़, यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन जाता तो सीधे सीधे रशिया की सिक्योरिटी जियोपार्डाइज हो जाती, एकदम से ख़तरा है। और आप चाहते थे कि प्रोटेक्टेड वॉर हो, लंबी वॉर हो, प्रोलॉन्ग्ड वॉर हो। इसीलिए आपने क्या किया, एक पहले एग्रीमेंट कराया जिसमें यूक्रेन के सारे न्यूक्लियर वेपन्स आपने डिसमेंटल कब्जे में ले लिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो यूक्रेन और रूस में कभी युद्ध हो गया तो भाई अपने न्यूक्लियर वेपन को दिखा के यूक्रेन कभी भी इस युद्ध को रोक सकता था। तो ये वॉर चलती ही नहीं। आप जैसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर लंबी चलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं। तो ऐसी आपने तो पहले आपको पता था कि इनको इस्तेमाल करना है रशिया के खिलाफ, तो रशिया को आपको डाउन करना है तो आपको भिड़ाना पड़ेगा, उनको किसी ना किसी से तो युद्ध कराना पड़ेगा, नहीं तो आपसे लड़ेंगे डायरेक्ट भाई, या आप उनसे लड़ेंगे डायरेक्ट। तो आप जितना भी अभी बता रहे हैं उसके हिसाब से अमेरिका की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि 2 देशों को भिड़ा के वो खुद का फायदा देखता है। आप देख लीजिए भाई, ट्रम्प साहब, मैं आपकी अभी ताज़ा बात कर लीजिए, वो कहते हैं हमने DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रुवांडा की वॉर हमने रुकवा दी। वो 6 की बात तो बहुत प्रोमिनेंटली कहते हैं। पहले की बात कर लेते हैं, सबसे पहले वही कहते हैं। ये बात सही है कि अभी सेक्रेटरी रूबियो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही बेहतरीन सेक्रेटरी हैं, विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, और फाइनेस्ट ऑफ द जेंटलमैन इन द वर्ल्ड आई वुड से। उन्होंने खुद मीडिएशन कराया। ये सच बात है कि अभी उन्होंने कराई, पर मैं ये पूछता हूँ, आपने DRC और रुवांडा की वॉर रुकवाई है, ये फैक्ट है, पर ये वॉर जिसने 5 मिलियन, लगभग 50 लाख 51 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई जिस वॉर में, लाखों औरतों की आबरू लुट गई, बच्चे मारे गए और जीनोसाइड हुआ, हुतू ने जो तुत्सीस के खिलाफ किया, उस वॉर को फ्यूल किसने किया? आप ये बता दीजिए मुझे।
यूएन में आपने ब्लॉकेड जो इंटेलिजेंस मिल रही थी आपने उसको ब्लॉक कर दिया। वो जीनोसाइड कभी होती नहीं। फ्रांस ने भी साथ दिया जीनोसाइड में हुतूस का, क्योंकि वो पूरी कहानी है, लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। तो आपने वो जो लड़ाई सिविल वॉर जो शुरू हुई उगांडा में और रवांडा में, और जायर जो ईस्टर्न जायर जिसको जो अब डीआरसी आप बोलते हैं, तो वहाँ की जो पूरी कहानी है उस वॉर की, उसको आग में शुरू कराना और आग में घी डालना, ये किसी और ने नहीं किया, ये आपके प्रेसिडेंट्स ने किया है। और आप भी भैया अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, अगर आप कहते हो मैंने वॉर रुकवा दी, सो दैट मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैव स्टॉप द वॉर। अगर हम वर्बेटिम मान लें आपकी बात, तो आपके दो, चलिए मान लीजिए कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे उनमें से, पर एक आपका रिपब्लिकन भी तो था जी। तो आपने आप ये क्रेडिट, आप ये नहीं कह सकते यार ये तो डेमोक्रेट ने कराया, आप जो बाइडन को लाख गालियां देते रहिए, पर आपके दो प्रेसिडेंट वो डेमोक्रेट थे, एक आपके भी तो थे, और आप भी उसी रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। तो डीआरसी की बात आप पहले, तो अब ऐसे दूसरी वॉर को देख लीजिए। आप कहते हो थाईलैंड, अभी लेटेस्ट की बात कर लेते, चलिए तो सबसे पुरानी वॉर थी, है ना। मैं तो मार्को रूबियो साहब को क्रेडिट दूंगा, आप ट्रम्प साहब को नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने सच में बहुत प्रयास किए हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और आगे चल के वो कभी राष्ट्रपति बनेंगे ऐसा मैं मानता हूँ, दुआ भी करता हूँ, बिकॉज ही इज़ रियली फॉर द पीस। बट सेकेंड हम बात कर लेते हैं अभी थाईलैंड और कंबोडिया की वॉर, है ना। यहाँ पे भी मार्को रूबियो साहब ने अच्छा रोल प्ले किया। एटलीस्ट दे ब्रॉट 2% टू टॉक ऑन द टेबल, लेकिन वो मीडिएशन आपका नहीं है, आप क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि कहाँ हुआ, वो कुआलालंपुर में हुआ। दोनों प्रधानमंत्री थाईलैंड और कंबोडिया के कहाँ मिले, वो कुआलालंपुर में मिले। किसके कहने पे मिले, वो अनवर इब्राहिम साहब ने मध्यस्थता कराई, वो खुद कहते हैं। और आप अगर आपने रुकवाई तो चीन का जो आपका सबसे बड़ा एडवर्सरी है, वो चीन का एम्बेसडर वहाँ क्या कर रहा था आपके एम्बेसडर के साथ में, वो चीनी एम्बेसडर भी तो वहाँ पे था। तो इसका मतलब है कि लड़ाई आपने नहीं रुकवाई, वो चीन भी, फिर वो चीन तो आपकी तरह है ही नहीं ना, इतनी ऊंची हरकत नहीं कर रहा आप, जबकि उसके बारे में आप उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। तो मैं तो कोई उसका चीन का समर्थन करता नहीं हूँ, क्योंकि वो तो हमारा दुश्मन है। लेकिन आपका एम्बेसडर के साथ में वो चीनी एम्बेसडर वहाँ क्या कर रहा था, अगर आपने रुकवाई तो ये तो थाईलैंड कह रहे हैं जी आपने नहीं रुकवाई है, इंडिया कहता है जी आपने नहीं रुकवाई। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो कि आपने रुकवा दी इंडिया पाकिस्तान की बात, कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। वो जब हमने उनके एयर बेसिस पे अटैक किया, हमारी सरकार बार बार कह रही है, वो पाकिस्तान की बैंड बजा दी हमने, वो पाकिस्तान को हाथ जोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि अब उनकी न्यूक्लियर एसेट्स खतरे में। हमारी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है ना, वो इतनी एक्यूरेट है कि वो 1 मीटर से कम जगह में से भी, मान लीजिए छत में एक छोटा सा होल है ना, उस होल में से भी निकल के कहीं भी सुरंग में पहुंच जाएगी, इतनी ज़बरदस्त क्रूज मिसाइल है। तो वो उनको लगा यार ये तो ब्रह्मोस जो है हमारा आज सत्यानाश कर देगी, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है ख़तरे में हो जाएंगे। और कौन सीधे सीधे निशाने पे आएगा, दुनिया के अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भाई सबको पता है कि ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट सुरक्षित नहीं है, कल को आतंकवादियों के हाथों में आ गए, पाकिस्तान को उनको मैनेज करना नहीं आता, और अमेरिका बार बार प्रोटेक्शन दे रहा है, तो किसको नुकसान होता, आपको होता। तो आपने क्या कहानी गढ़ दी कि अरे मैंने रुकवा दी वॉर, इंडिया पाकिस्तान की वॉर। हकीकत ये है कि ब्रह्मोस से डर गया ये पाकिस्तान। उनके डीजीएमओ ने सुबह फ़ोन किया, टेक्निकल रीजन की वजह से वो फ़ोन नहीं उठ पाया, बात नहीं हो पाई हमारे डीजीएमओ की। तो फिर हमारे शाम को 3:30 बजे फिर से फ़ोन आया पाकिस्तानी डीजीएमओ को कि साहब ये लड़ाई रोक दो। हाथ जोड़े उन्होंने, रिक्वेस्ट की, देन वी हेडेड द रिक्वेस्ट, एंड लड़ाई में तो फ़ायदा नहीं। हमारा ऑपरेशन था, हमारी सरकार ने बहुत साफ कह रखा था हमारे फ़ौजों को कि आपको फ्री हैंड है, बट इट वाज टू अवेंज द पहलगाम अटैक, टू पेनलाइज द टेररिस्ट। हमारा उद्देश्य शुरू से ही बहुत क्लियर था कि हम किसी मिलिट्री जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हम अटैक नहीं करेंगे। हम कहाँ अटैक करेंगे, हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे, सो दैट हमारे को कोलेट्रल दोबारा ना हो। तो हमने वही किया। तो जब डीजीएमओ पाकिस्तान ने किया, आपको क्या है, आपको ये पता है जी, आपकी इंटेलिजेंस इतनी श्योर है कि इधर जो भी बात कर आप सब टैप करते रहे, तो है ना, जैसे एजेंसियां मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप में घुस गई हैं, आपकी भी घुस जाएगी। आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, आप घुस जाइए। तो ये तो आप तो दुनिया भर में घुसे हुए हैं, आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है,
और पाकिस्तान तो जहाँ उसको लगता है कि पैसा मिल रहा है, IMF से पैसा मिला, वो तो आपके चरणों में पहले से ही था, आपकी वजह से पैसा मिल गया, तो उन्होंने आपको सारी इंटेलिजेंस दे दी। उन्होंने तो खुद ही कहा कि अरे हमारा कैसे भी करवा दो बाप, ये हमारी ये वॉर रोक दो, जो ये माई बाप करके वॉर रुकवा ली उन्होंने। तो आपको तो पता था। अब आपने क्या किया, आपका इतना काम है, ट्रुथ सोशल पे आपने टाइप करके, हम ट्वीट कर देते हैं, कोई भी छोटा सा न्यूज़ फ्लैश आता है, हम ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं हमने रुकवा दी वॉर। तो आपने वो एक न्यूज़ फ्लैश कर दिया है आपके, फिर आपने किया तो भाई मेरे साथ मान लीजिए आप हैं, तो फिर आप भी ट्विटर पे, तो आपने भी उसको रिपोस्ट कर दिया, फिर एक मेरे और कलीग हैं उन्होंने भी रिपोस्ट कर दिया। तो ऐसे ही सेक्रेटरी रूबो ने कर दिया, ऐसे ही JD वांस ने कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट ने, क्योंकि वो आपके सेकंड लीडरशिप है, थर्ड रंग लीडरशिप है। जो आप करोगे जी वो भी करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर आप उनको लताड़ोगे। तो आप उसका क्रेडिट आप ले लो, आपने तो वॉर नहीं रुकवाई ना। वॉर तो पाकिस्तान के DGMO ने रिक्वेस्ट करके रुकवाई, भारत के DGMO को। और हमारे फौजों की ये बहुत महानता देखिए कि वो शांति के लिए लड़ती हैं। हमारी फौजें अग्रेसर नहीं हैं, हमारी फौजें, हमारा सैनिक सिर्फ शांति के लिए लड़ता है, और शांति मिल रही है, मज़े में शांति मिल रही है। तो जो ये ट्रम्प बार बार दुनिया भर में ये युद्ध रुकवाने के दावे करते हैं, इसके पीछे उनका मकसद नोबेल पीस प्राइज़ का है? क्यों वो इतना लगे हुए हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए? अब देखिए भाई, ओबामा को मिल गया नोबेल पीस प्राइज़, अब एक डेमोक्रेट को नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया, तो मेरे को अपने देश में देखना है ना कि यार रिपब्लिकन पार्टी, अब हम सत्ता में हैं और आप पहले राष्ट्रपति हैं दुनिया के, मतलब अमेरिका के, सॉरी, वैसे तो वो अपने आप को दुनिया के राष्ट्रपति समझते हैं, गलती से निकल गया मुंह से, लेकिन उनके मन में तो ये रहता है कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो तो यही मानते हैं कि दुनिया उनकी है और वो दुनिया के राष्ट्रपति हैं। पर चलिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो आप सोचते हैं कि अरे रिपब्लिकन दूसरी बार राष्ट्रपति बना, आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं, है ना, इतिहास के अमेरिका के, कि भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट हु इज़ इलेक्टेड ट्वाइस। तो आपको लगता है यार डेमोक्रेट को मिल गया, ओबामा को मिल गया नोबेल पीस प्राइज़, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो लोग हंसेंगे मुझ पे। तो आपको क्या है जी, आप ऐसी कहानी गढ़ रहे हो। अरे भैया, दुनिया जानती है कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, अमेरिका हर संस्थान को फंड करता रहा है। तो दुनिया आपकी, जाहिर सी बात है, आप बड़े हो तो आपके पीछे ही लोग चलेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, सब आपको सम्मान देंगे। लेकिन आप दादागिरी करते हो, आप लोगों को लड़ाते हो, आप ये सब करते हो, और आप सोचो इस सब के चक्कर में या फिर आपको नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए। तो नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाएगा, हो सकता है आपको, क्योंकि आप बहुत पैसे वाले हो, आप खरीद लोगे। मिलेगा नहीं, आप खरीद लोगे, क्योंकि आप कहते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं भाई, इतनी वॉर मैंने आपको बताई, उन्होंने तो कोई शांति नहीं कराई। अब मैं इजिप्ट और इथियोपिया की वॉर की बात कर लेता हूँ। वो कहते हैं जी कि नाइल रिवर पे जो जर्ड बन रहा था उसकी वजह से अटैक हो जाता और ये लड़ाई छिड़ जाती। अरे युद्ध ही नहीं हुआ कभी, वो कहते हैं हमने रुकवा दी। जब लड़ाई शुरू ही नहीं हुई तो आप क्या रुकवा रहे हो जी? अब वो खुद कहते हैं हमारी तो लड़ाई कभी शुरू नहीं हुई। आप बोस्निया और सर्बिया की बात कर लीजिए, वो कब की बात है, 90s की बात है, और आप कहते हो अभी रुकवा दी। अरे सैंक्शंस लगाना या कुछ इकोनॉमिक पैकेज दे देना, ये कोई लड़ाई रुकवाना तो नहीं है ना, वो तो इतनी पुरानी वॉर है। अब इसराइल ईरान की बात कर लीजिए, अगर आप शांति के इतने प्रयास कर रहे हैं तो फिर भैया आप जो ईरान और इसराइल में लड़ाई हो रही थी वहाँ पे आप क्यों कूद पड़े जी? भाई ईरान और इसराइल में लड़ाई हो रही है और आप इसराइल को अपने प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ईरान कहता है डेट टू इसराइल, डेट टू अमेरिका। जियोनिस्ट स्टेट के खिलाफ खमैनी बोलते हैं, उनके सुप्रीम लीडर हैं। मैं कहता हूँ कि वो सही नहीं है, उनको भी नहीं ऐसा बोलना चाहिए। किसी भी देश के लिए इतनी हेटर्ड नहीं होना चाहिए। ज्यूज़ का होलोकॉस्ट हुआ, नाजीज़ ने ज्यूज़ को मारा, मिलियंस में मारा, लाखों ज्यूज़ मारे गए, बहुत गलत हुआ। इतिहास सही नहीं किया उन्होंने। तो आप खमैनी हो या कोई भी हो, आज जियोनिस्ट स्टेट या डेथ टू इजराइल, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट गुड। ऐसी सोच ही नहीं होना चाहिए पहली बात तो। लेकिन ये लड़ाई इजराइल और ईरान की थी। भले ही आपके कहने पे उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्राइक की, न्यूक्लियर उनकी साइट्स पे स्ट्राइक की, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी क्योंकि उन्होंने बहुत अंडरग्राउंड बना लिए हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल के सैलोज बना लिए हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना लिए हैं। तो आपको लगा कि यार इजराइल से नहीं हो पा रहा है तो हमें अपना B2 बॉम्बर निकालना पड़ेगा। तो आपने B2 बॉम्बर निकाला एंड आपने उस वॉर को ज्वाइन कर लिया। अब आपने, चूंकि इजराइल
के पास उतनी बड़ी महाशक्ति नहीं है वो कि आपसे लड़े, या हो सकता है लड़ भी सकते हैं, लेकिन उससे ईरान को उनकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है, 3-4 हज़ार साल पुरानी, तो वो एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशनल उसके लिए अपनी खतरे में नहीं डालेंगे अपना अस्तित्व। तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाती है अगर ये, क्योंकि आप तो कल को न्यूक्लियर वेपन, आज आपने न्यूक्लियर रिएक्टर उनके साथ तबाह कर दिए, वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा पैदा कर दिया, कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन भी आप ड्रॉप कर दो। आपने किए ही ना, जापान में किए, नागासाकी, हिरोशिमा, दुनिया जानती है कि अमेरिका ने बम गिराए, परमाणु बम गिराए, तो आपका कोई भरोसा नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि भैया इनसे दूरी रहो, और वो जो है वॉर जो है उन्होंने फिर आगे नहीं बढ़ाई। तो आप कह रहे हो, दावा करते हो कि मैंने रुकवा दी। द 12-day वॉर was not stopped because of your effort. It is the wisdom of the Iranian people, the leadership, that they choose not to fight back. और वो सीज फायर मान गए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लड़ाइयाँ करवा रहे हो, आप लड़ाइयाँ रुकवा नहीं रहे हो। तो नोबेल पीस प्राइज इजराइल तो कहेगा अरे इन्होंने तो वॉर रुकवा दी, तो इजराइल तो उनको नॉमिनेट करेगी। भाई आप एक बार बताइए, मैं और कोई दूसरा मेरा राइवल के साथ लड़ रहा हूँ, पीछे से आप आ जाओ और पीछे से आप आके मुझे सपोर्ट करो, है ना, और मैं उसको मार गिराऊँ, तो मैं तो आपको तारीफ ही करूँगा ना आपकी। जी, आपने तो मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैंने उसको मार गिराया, उसकी पिटाई कर दी, तो मैं कहूँगा यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो ऐसे वो इजराइल कह रहा है, ऐसे पाकिस्तान कह रहा है कि भैया पिट गया, मैं और पिटता, तुमने बचा लिया मुझे। कंबोडिया, पाकिस्तान और इजराइल तीनों ने ही नॉमिनेट कर। आप कोई भी वॉर ले लीजिए, आप जिस वॉर की बात कहेंगे वहाँ पे यही कहानी है। जिस वॉर की बात कहेंगे, आपने ही वॉर शुरू कराई, आपने ही। और ईरान इजराइल तो सीधा सीधा उदाहरण है कि आपने वॉर रुकवाई नहीं, आपने तो उस वॉर को ज्वाइन कर लिया। जी, 36 घंटे चल के बेचारे B-2 बॉम्बर के पायलट चल के आए, उन्होंने बम गिराया और वापस चले गए। हालांकि आपके देश में ही लोग उस बात को मान नहीं रहे हैं कि ईरान को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन चलिए वो तो मानते हैं कि आप कह रहे हैं कि चलिए नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि आपको फ़ायदा दिख रहा है, आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, इसलिए आप JCPO से बाहर निकल गए। आप चाहते हो कि ईरान आपकी शर्तों पे, आप बुली करते हो, आपकी शर्तों पे, आपके बुलिंग के अंदर में, वो प्रेशर में, दबाव में आके वो कोई भी डील साइन कर ले, आप ये चाहते हो। आप चाहते हो कि हमसे डायरेक्ट नेगोशिएशन कर, वो कहता है मैं नहीं करता जी आपसे, क्योंकि आप सीधे सीधे कहते हो, झापड़ मारने की बात करते हो सीधे आप। तो आप झापड़ मारोगे और वो आप कहोगे कि साइन कर दे, आपकी बात मान ले, तो वो तो नहीं करेगा ना, वो तो कहेगा किसी दूसरे के थ्रू आपसे बात करूँगा। तो ईरान, आप क्यों JCPO से बाहर निकल गए फिर आप? तो आपको आपकी पॉलिसीज़ आप देखिए, आपकी पॉलिसी नहीं हो रही, तो कहा इजराइल को चल इसको सबक सिखा, लड़ा दिया उसको ईरान के साथ। तो ऐसे दुनिया भर में लड़ा रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन दिन पर दिन जो रूस और यूक्रेन की जो ये वॉर है ये बढ़ती जा रही है, तो अब आपको क्या लगता है ये वॉर कब तक रुक सकती है और क्या ये रुकेगी? देखिए ये बहुत ही, इट इज़ इन द रियल्म ऑफ द फ्यूचर कि ये वॉर रुके, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वॉर जो है ये सिर्फ ज़मीन पे नहीं लड़ी जा रही है। आज ये वॉर जो है, चूँकि अब रूस को समझ में आ गया है ये सारा खेल अमेरिका कर रहा है, वो चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ रहा ट्रम्प के पुतिन, वो कह रहे हैं कि ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, और वो बन रहे हैं, मतलब दिखावा कर रहे हैं कि हाँ अरे चलो तुम ठीक कह रहे हो, तुम दोस्त हो, हाँ हमारे दोस्त हो। उनको पता है ये हमारे दोस्त नहीं हैं, क्योंकि कारण क्या है, इन्होंने रूस यूक्रेन वॉर से पहले जब ये सब कर रहे थे तो इनको पता है कि ये वॉर जो है लंबा खींचेगी और इनको हमें लंबा खींचना है। तो ये क्या है कि नज़र रखना चाहते थे और शुरू से ही कोशिश कर रहे थे। तो अमेरिका ने क्या किया, एक सैटेलाइट लॉन्च करी, आई थिंक US 338 करके नाम है उसका, और वो सितंबर में उन्होंने 2022 में लॉन्च करी, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद में। नज़र वो पहले से रख रहे थे, लेकिन उनको प्रॉब्लम आ रही थी, उनको पता नहीं चल पा रहा था ये यूक्रेन क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं यूक्रेन जो है हमारी बात नहीं माने, हम समझ नहीं पाए और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हर चप्पे चप्पे पे नज़र रखना चाहते थे और रूस पे भी नज़र रखना चाहते थे। तो उन्होंने ये जो मिसाइल है, ये जो सैटेलाइट है US 338, ये उन्होंने लॉन्च करी सितंबर 2022 में, जो रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के
कुछ महीनों के बाद 24 फरवरी को फुल स्केल वॉर शुरू हुई और सितंबर में अमेरिका ने ये लॉन्च करी। अब रूस भी बड़ा परेशान, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये अमेरिका को सब कुछ कैसे पता चल जा रहा है हैं, और हर दिन ऐसा हो रहा है। और फिर उन्होंने धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि ये ना इन्होंने जो है सैटेलाइट एक लॉन्च करी है। अब चूंकि आप समझती हैं कि हाइपरसोनिक वेपन रूस ने डेवलप कर लिए, ये डरे हुए तो पहले से ही थे, क्योंकि जब 2017 में ही कह दिया, पता लग गया कि हाइपरसोनिक वेपन आ गए हैं रशिया के पास, और चीन के पास भी आ गए थे, चीन ने भी बना लिए। चीन ने तो पहले से काफ़ी समय से पहले से कोशिश करी, पर उनके इतने रोबस्ट मिसाइल्स नहीं हैं अभी तक, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं किए। कम से कम पुतिन ने ओरेशनिक डेमोन्स्ट्रेट तो कर ली, तो वो तो कह रहे हैं हम तो बाद में बिना विदाउट वॉरहेड उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया वॉर में अपने हाइपरसोनिक को। तो उन्होंने क्या किया ट्रम्प साहब ने कि ये बहुत इन्होंने हाइपरसोनिक वेपन बना लिए, तो अब कैसे लड़ा जाए इनसे, तो बड़ी मुश्किल लड़ाई है क्योंकि तो स्पेस में चली गई। तो इन्होंने 2019 में स्पेस फोर्स का ऐलान किया। तो अमेरिका ने स्पेस फोर्स का ऐलान किया, लेकिन कैपेबिलिटीज़ रशिया की बहुत ज़्यादा थी। अब चूंकि दोनों स्पेस प्रोग्राम में कई हैंडशेक भी कर चुके थे, पहले बहुत फेमस था, 530 मिलियन लोगों ने देखा वर्ल्ड वाइड हैंडशेक, वो जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना। तो दुनिया को ये पता था कि भाई रशिया बहुत आगे है, लेकिन इतना आगे होगा इनको भी नहीं पता था। और फिर इन्होंने ये क्या किया कि इन्होंने देखा कि इस पे हमें नज़र रखनी है, इससे निपटना है, तो ये थोड़ा सा इनको प्रेशर में लाने के लिए इन्होंने ऐलान कर दिया स्पेस फोर्स। अब लगता है स्पेस फोर्स उनके रशिया के पास भी उस तरह का एक डेजिग्नेटेड या उस तरह का उन्होंने ऐलान तो नहीं किया, क्योंकि सभी देश बाय एंड लार्ज इस बात से सहमत है कि स्पेस का मिलिटराइजेशन नहीं होना चाहिए, और खास करके आउटर स्पेस पे मिलिटराइजेशन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आउटर स्पेस के लिए अलग कई कई ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, पर इन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम स्पेस फोर्स गठित कर रहे हैं। तो रूस को पहले से पता था इनकी चालबाजियाँ, तो इन्होंने क्या किया कि जो US 338 लॉन्च की, तो काफ़ी समय तक तो पता नहीं चल पाया। तो रूस उस पर नज़र रखने के लिए और कहीं स्पेस में वो कुछ चाल ना कर चलें, तो उन्होंने 2-3 बार कोशिश भी करी एक मिसाइल को लॉन्च करने, एक सैटेलाइट को लॉन्च करने की, जो इसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी मतलब स्पेस में एक सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता वो रूस के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, चीन के पास भी है और भारत के पास भी है। ये खुशी की बात है, हमारे मोदी सरकार ने सेकेंड टर्म में आने से पहले ये टेस्ट किया और हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। लेकिन रूस के पास वो कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे थे कि वो सैटेलाइट उसी ऑर्बिट में जाके उस दूसरी सैटेलाइट को कंट्रोल कर सके, कैप्चर कर सके, मार गिरा सके। तो उन्होंने एक बार कोशिश करी, तो उनकी ये वाली सैटेलाइट तो अमेरिका की वंडरबर्ग स्पेस स्टेशन से हुई थी, इस एयरफोर्स स्टेशन से हुई थी। और अमेरिका ने, मुझे रूस के उस स्टेशन का नाम नहीं पता, लेकिन उन्हें इनकी एक बार वो सैटेलाइट, वो रॉकेट फेल हो गया, ऐसा लगा वहीं पे ब्लास्ट हो गया, किसी ने सबोटैच किया होगा। तो ये लोग करते रहते हैं आपस में, हो सकता है रूस ने डायरेक्टली इनको ब्लेम नहीं किया, लेकिन उनका वो प्रोग्राम जो बीच में ही चला जाना चाहिए था, सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था, इन पे इनकी सैटेलाइट को निगाह रख पाता वो रूस, तो वो फेल हो गया और इसीलिए वो ये अमेरिका उनको यूक्रेन को फ़ायदा पहुंचाता रहा। तो फिर वो रूस सक्सेसफुल हो गया अभी 2025 में। तो उन्होंने कॉस्मोस 3588 जो है सैटेलाइट लॉन्च करी। और वो क्या किया, वो स्पेस में जाके उसी ऑर्बिट में जहाँ पे अमेरिका की 338 थी, उसी ऑर्बिट में चला गया और उससे केवल 100 किलोमीटर दूर पे उसको शैडो करने लगा। अब स्पेस में 100 किलोमीटर डिस्टेंस इज नथिंग, है ना। इट इज़ लाइक कि ए बॉय इज स्टॉकिंग ए गर्ल, और वो 10 कदम दूर है तो वो तो 1 सेकंड में जाके उसको हैरेस कर सकता है। तो ऐसे ही रशियंस दे न्यू कि अगर ये हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो हम इनको चैन से नहीं बैठने देंगे, बिकॉज इट्स ए स्पेस वॉर काइंड ऑफ थिंग। तो उन्होंने क्या किया जी कि हम इसको शैडो करेंगे, तो 100 किलोमीटर दूर से ही उसको उसी ऑर्बिट में फॉलो करने लगे। अब इनको बहुत डर लगने लगा, तो इन्होंने बहुत कोशिश करी कि भैया पीछे हटे पीछे हटे। तो कई दिनों तक रशिया जो है इनकी सैटेलाइट को फॉलो करता रहा और इनको बता दिया, इनको एहसास दिला दिया कि तुम यहाँ अगर कुछ करोगे तो या तो तुम्हारी सैटेलाइट हम किडनैप कर लेंगे या हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो तुम्हारी सैटेलाइट पे हमारी हर समय पल पल नज़र है।
तुम पूरा हम पे और यूक्रेन पे नज़र रख रहे हो, ये स्पाई सैटेलाइट है तुम्हारी, बट वी हैव आइज ऑन यू। तो इन्होंने ऐसा किया। अब क्या हुआ, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। प्रॉब्लम ये है कि ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई क्यों है। एक तो मिनरल डील तो होगी तो रुक जाना चाहिए कायदे में, लेकिन रुक क्यों नहीं रही है? क्योंकि हाइपरसोनिक, एक तो दो वजह मेन है। एक तो अमेरिका के पास रूस की हाइपर या चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई एयर डिफेंस सिस्टम अभी नहीं है। गोल्डन डोम बना रहा है अमेरिका, लेकिन गोल्डन डोम बनने में अभी 2036 तक बन के तैयार होगा। क्योंकि कोई भी अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, और यहाँ पे आप, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ध्वनि की गति से 7 गुना तेजी से अगर एक मिसाइल अंतरिक्ष से आ रही है और आपको नहीं पता कहाँ जाएगी, तो आप उसके लिए इंटरसेप्टर होने चाहिए ना। तो अभी तक दुनिया में नहीं है किसी के पास भी, तो आप उन इंटरसेप्टर्स को डेवलप कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल गई, इनिशियल सक्सेस अमेरिका को मिल गई। अभी तक ऐसा वो दावा कर रहे हैं कि हमने इंटरसेप्टर्स बना लिए हैं, लेकिन इंटरसेप्टर्स को पूरी दुनिया में उनके सेंसर्स को लगाना, वो अंडर वाटर सेंसर्स हैं, ग्राउंड सेंसर्स हैं, ओवर ग्राउंड सेंसर्स हैं, वो एयर सेंसर्स हैं और वो स्पेस सेंसर्स हैं। अब स्पेस में भी सेंसर्स लगाने हैं, आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी है, आपको ग्राउंड अंडर वाटर भी लगाने हैं, तो इसमें वक्त लगता है और इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। तो गोल्डन डोम विल बी इफेक्टिव बाय 2036 इफ कांग्रेस पासिस, उनके बजट एलोकेशंस हो जाते हैं तो 2036 तक तो रूस को पता है कि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। एक अच्छी चीज़ उन्होंने ये कह दी कि भाई चलो इंटरसेप्टर कोई भी अगर मिसाइल की तरह माने, तो उन्होंने, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अभी ऑस्ट्रेलिया में टैलिस्मैन सेबर करके जो मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, तो अमेरिका ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल वहाँ पे दिखाई है ना। और तो उससे कोई डरने वाला नहीं है क्योंकि रूस के पास में बहुत बड़ी पावर है, उनकी बहुत डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी है वो। तो अब क्या हुआ, तो अब आप सोचेंगे ये वॉर तो फिर रुक जाना चाहिए भाई। अब रूस के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है और अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अभी CIA को, अमेरिकी इंटेलिजेंस को ये पता लग गया कि, और यूरोपियंस को भी पता लग गया थ्रू अमेरिका, कि अभी रूस ना एक इंस्पेक्टर सैटेलाइट बना रहा है जो दुनिया में सबसे खतरनाक वेपन है। एक तरह से न्यूक्लियर वेपन है जिसको ऑर्बिट में, स्पेस में वो प्लेस कर देगा। इंस्पेक्टर सैटेलाइट नाम रखा उसका। और ये हुआ क्या, ये अभी कुछ समय पहले रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, शायद ये या तो उन्होंने जानबूझ के किया होगा, क्योंकि अपने एक वेपन को पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट करना, उसके आगे खड़े होके पिक्चर खिंचवाना, वीडियो बनवाना, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है। लेकिन रूस के पास में ये कैपेबिलिटी है, तो इंस्पेक्टर सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था रूस। अब वो उन्होंने की नहीं की, अभी क्या है उसकी स्थिति है, ये भी इट्स ए रियल इन द रियल्म ऑफ मिस्ट्री। अभी हमें किसी को नहीं पता, रहस्य बना हुआ है। तो उनको ये पता लग गया कि ये एक इंस्पेक्टर सैटेलाइट है जो रूस जो है केपेबल है, स्पेस में मतलब न्यूक्लियर वेपन प्लेस कर देगा। अब आप सोचिए, न्यूक्लियर ट्रायड होता है, न्यूक्लियर ट्रायड में एक सबमरीन है, फाइटर जेट्स हैं, और आपके लैंड पे शैलोज हैं जहाँ पे मिसाइल छुपी हुई हैं, और किसी को नहीं पता सबमरीन कहाँ पे है समुंदर में। अगर कोई लड़ाई होगी तो न्यूक्लियर वो शैलोज अपने उनकी ट्यूब्स निकलेंगी और न्यूक्लियर अटैक कर देंगी। फाइटर जेट होगा, स्टेल्थ फाइटर जेट है, अमेरिका के पास तो F-35 जैसा है, चीन के पास तो 3 फाइटर जेट हो गए 5th और 6th जनरेशन की जो डिप्लॉयबल हैं, तो वो न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। लेकिन इन सब का भी बाप आ गया, वो है स्पेस में न्यूक्लियर वेपन आपने रख दिया, वहाँ तो किसी को पता ही नहीं, सेंसर्स ही नहीं है किसी के पास इतने कि डिटेक्ट ही कर पाए कि न्यूक्लियर वेपन। अब स्पेस तो इतना बड़ा है, वो कहाँ वेपन है किसी को पता ही नहीं। इसका मतलब है कि जब वो आएगा पृथ्वी पे, आपके पास उसका कोई डिफेंस नहीं होगा। तो रूस कैन आर्म ट्विस्ट एनी नेशन, रूस से लड़ने की हिम्मत ही नहीं होगी किसी दुनिया के किसी देश की। देखिए, एस्केलेशन लैडर होती है, ये बात सही है। अगर आप खुखरी से लड़ रहे हो तो दूसरा सामने वाला आके राइफल नहीं दागेगा, है ना। एस्केलेशन लैडर होती है, आप धीरे करके आप बढ़ते हो। तो ये नहीं कि कोई छोटी सी लड़ाई हो गई तो हमारे जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो हमारी फ़ौजों ने, हमारी सरकार ने ये स्टडी किया ही होगा, और एक थ्रेशोल्ड होता है
जैसे हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कहते हैं, तो एस्केलेशन लैडर में वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कब आता है, जब न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है, ये सबको पता होता है अमूमन, क्योंकि वो सब स्टडी होती हैं। तो थ्रेशोल्ड पहुंचनी तो बहुत दूर की बात थी। तो जो ट्रम्प कहते हैं बार बार कि हमने रुकवा दी, तो थ्रेशोल्ड पहुंचने में भी बहुत दूर की बात थी। हम 3 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं और हमें पता है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या होता है। और रिटालिएटरी स्ट्राइक हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पर हमारी रिटालिएटरी, बट ये तो हमारी बात हो गई। हम बात करते हैं अभी अमेरिका की और रूस की। तो अब अमेरिका को ये पता लग गया कि ये इंस्पेक्टर सैटेलाइट, तो इधर क्या है, नेटो कंट्रीज़ और अमेरिका, इनको लग गया बहुत डर। तो इनको लगा कि इनका ये प्रोग्राम कहीं ऐसा ना हो बड़े इसको स्केल अप कर लें, और चलिए एक की कैपेबिलिटी है, कहीं ऐसा ना हो और ज़्यादा बना लें। तो इन्होंने कहा कि रूस को कंटेन करना है जी, रूस को बढ़ने नहीं देना है यूक्रेन वॉर के जरिए, जिससे कि ये ऐसे इंस्पेक्टर सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च ना कर पाए, न्यूक्लियर वेपन ना भेज पाए। तो इसीलिए अमेरिका ने ये चाल चली कि इनको बस भिड़ाए रखो। तभी तो ट्रंप ने, नहीं तो ट्रंप को क्या पता लग रहा था। यानी कि अमेरिका की जो डीप स्टेट है ना, वो पॉलिसी डिसाइड करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति बदल जाएं, पर अमेरिकन इंटरेस्ट जो है ना वो कभी बदलते नहीं हैं। और अमेरिकन इंटरेस्ट सीधे सीधे हैं कि अमेरिकन इंटरेस्ट ये हैं कि हमारा देश नंबर 1 रहना चाहिए, हमारी सुजैनिटी जो है वो कायम रहना चाहिए, और हम पूरी दुनिया पे राज करते रहें। हम नंबर 1 बने रहें, इकोनॉमी नंबर 1 बने रहें, हम नंबर 1 मिलिट्री पावर बने रहें, हम नंबर 1 सुपर स्पेस पावर बने रहें। तो वी आर द नंबर 1 सुपर पावर इन द वर्ल्ड। ये उनकी स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है मैंने आपको बताया कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर रूस यूक्रेन वॉर रुकवाने का कोई ट्रंप का इरादा नहीं है फिलहाल, और रुकेगी तो उनकी वजह से नहीं रुकेगी। ये रूस को जब लगेगा तब वो रोकेंगे, और ये मुझे लगता है उनकी स्पेस कैपेबिलिटी को ख़त्म करने की साजिश है, और रूस इस बात को जानता है। मिनरल डील्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जब भी वो अमेरिका कहीं भी फंसता किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तो वो मिनरल डील एक्सट्रैक्ट करते हैं और शांति की बात करते हैं। शांति उनका इरादा नहीं है, लड़वाना उनका इरादा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री पावर वो उस कन्फ्लिक्ट की बदौलत जिंदा रहती है, और वो आगे बढ़ते हैं, और वो बहुत मोटे होते जा रहे हैं। तो एक मोटा फैट बॉय जिसे कहते हैं ना, तो ताकतवर बनना है तो आपको ब्लड सकिंग होना पड़ेगा ना। एंड वेयर द ब्लड वुड कम फ्रॉम, व्हेन पीपल वुड फाइट एंड पीपल गेट वुंडेड, तभी तो ब्लड निकलेगा ना। तो दे आर ब्लड सकिंग। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये, मतलब अब मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये वॉर रुकने वाली नहीं है, और रुकेगी तो इसमें माननीय ट्रंप साहब का कोई रोल नहीं होगा। तो आई थिंक ये हमारे देश की सरकारों को, और हाँ, सभी देशों की सरकारों को इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। और रूस की सरकार तो इस बात को मान ले कि जो हमने आज कहा है ये बहुत बड़ी रिसर्च के बाद का है। मैंने 2 महीने इस पर बहुत मेहनत की है इस स्टोरी पे, और जब हमने पहली बार अपने इंग्लिश चैनल पे कहा, दुर्भाग्य है कि हमें कोई अवार्ड नहीं मिलता इसके लिए, और ना ही हमें कोई सपोर्ट मिलती है किसी तरह की, लेकिन हम दुनिया में शांति कायम रहे इसलिए हम ये दुनिया के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की फ़ौजें सिर्फ़ और सिर्फ शांति के लिए लड़ते हैं, और हम इस देश के नागरिक हैं। तो हम दुनिया के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और हम अपना फ़ायदा उसमें नहीं देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में इससे शांति होगी, जो भी बात हमने कही है, क्योंकि पर्सपेक्टिव में जब आप बातों को समझेंगे तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो दुनिया की किसी भी एजेंसी को ऐसे निर्णय लेने हैं तो हमारे चैनल को, हमारे पॉडकास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जी। सो थैंक यू शैलेश, आपने इतने अच्छे से हमें ये सब समझाया, पूरा डेप्थ में हमें समझाया। और आप भी अगर ऐसी एनालिटिकल स्टोरीज़ और चाहते हैं तो नेशनल डिफेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। वंदे मातरम।